नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर सक्सेस। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं भारतीय संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है भारतीय संसद अर्थात इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पिछले 20 सालों के अंदर लगातार बार बार रिपीट हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका जो है इसको संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? देखिए, संसद का ऐसा कौन सा सदन है जिसको प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है? अब प्रतिनिधि सभा नाम आया है तो ऐसा सदन होगा जिसके अंदर सदस्य जो हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुनकर जाते हैं, अर्थात प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। तो ऐसा कौन सा सदन है? ऐसा सदन है लोकसभा। लोकसभा से जो सांसद होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुनकर जाते हैं, इसलिए लोकसभा को जनता का प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आप अच्छे से याद रखना कि संसद का लोकप्रिय सदन चाहे बोल लें, चाहे हम संसद का प्रथम सदन बोल लें, चाहे हम संसद का निम्न सदन बोल लें, ये सभी कहा जाता है लोकसभा को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। जनता का प्रतिनिधि सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन और प्रथम सदन, ये कहा जाता है लोकसभा को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? स्थायी सदन का मतलब है कि जो सदन कभी भी भंग नहीं होता है। तो लोकसभा को तो भंग किया जा सकता है, और वैसे भी लोकसभा हर 5 साल बाद नई निर्वाचित होती है, और 5 साल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा जो है ये एक संसद का स्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ओके, राष्ट्रपति इसका एक अभिन्न अंग है। तो अगर हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि संसद के कितने सदन हैं, तो सदन तो 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन हमसे अगर ये पूछता है कि संसद के कितने अंग हैं, तो राष्ट्रपति इसका एक अभिन्न अंग होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिए गए हैं? राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 105 अर्थात अनुच्छेद 105 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य अंग नहीं है? अर्थात इनमें से कौन है जो संसद का अभिन्न अंग नहीं है? तो मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। तो उपराष्ट्रपति यहाँ पर हम चूज करेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है ये संसद का अंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, जो कि पिछले 20 सालों से लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ऐसी चर्चा की गई है संविधान के आर्टिकल नंबर 79 के अंदर। अनुच्छेद 79 में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अभिन्न अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो सबसे पहले हमको कथनों को पढ़ना होगा। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहलाती है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। देखिए, राज्यसभा जो है ये स्थायी सदन है, नहीं कि अस्थायी सदन। लोकसभा स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। जी हाँ, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम चूज करेंगे कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन नहीं है, बल्कि एक स्थायी सदन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कथन देखते हैं।
लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से जो सदस्य चुनकर जाते हैं, जो सांसद चुनकर जाते हैं, वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों की विधानसभाओं से ही लिए गए होते हैं, तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं, तो हम लोग उपयुक्त सभी को चूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। संसद का निम्न सदन लोकसभा को एवं उच्च सदन राज्यसभा को बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। ओके, देश का जो प्रेसिडेंट है वो संसद को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो इसकी न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, न्यायिक समीक्षा से। अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। संसद के कुल 3 सत्र होते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र होते हैं संसद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है। अर्थात संसद का एक अधिवेशन हो जाने के बाद दूसरा अधिवेशन कम से कम कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। सो इसका राइट आंसर होगा 6 माह। एक अधिवेशन होने के बाद दूसरा अधिवेशन 6 महीने से पहले पहले हो जाना चाहिए। तो 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन का मतलब है कि लोकसभा एवं राज्यसभा इसके सदस्यों को एक साथ बैठाया जाता है, तो इसे हम लोग संयुक्त अधिवेशन के नाम से जानते हैं। ये किस वजह से होता है, हमसे ये पूछा गया है। क्या ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये भी गलत है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन कभी भी नहीं बुलाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया हो। देखो, कोई भी ऐसा विधेयक जो कि साधारण विधेयक है और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, उनको एक साथ बुलाया जाता है दोनों सदनों को, और उसके बाद उस विधेयक पर विचार करके उसका हल निकाला जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाई जाती है, और ये साधारण विधेयक के लिए बुलाई जाती है जब दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो जाता है। तो ना तो ये संविधान संशोधन के लिए बुलाई जा सकती है, ना ही वित्त विधेयक के लिए, और ना ही निर्वाचन के लिए। ये बुलाई जाती है किसी साधारण विधेयक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है। संसद के दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, जिसे हम लोग संयुक्त बैठक के नाम से जानते हैं या फिर संयुक्त अधिवेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। देखिए, क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर किस तरह से रिपीट हुए हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चनों को रिपीट कर दिया जाता है। तो मैंने आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चन को कवर कर पाओ। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, हमसे ये पूछा गया है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो उस समय राष्ट्रपति जी बुलाते हैं जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद हो जाता है किसी विधेयक को लेकर, तो ऐसी स्थिति में दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। तो संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है, तो एक बिल जिस पर दोनों सहमत न हों उस पर विचार करना और उसे पास करना, ठीक है। जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आपस में सहमत नहीं है, कोई ऐसा बिल है, तो उनको संयुक्त रूप से संयुक्त अधिवेशन के द्वारा राष्ट्रपति जी बैठाते हैं और उस बिल पर चर्चा की जाती है और उसे पास कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाई गई। देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है और तब से लेकर अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं।
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, उसे संबोधित कर सकता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो हमेशा लोकसभा स्पीकर करता है। तो राइट आंसर होगा कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर चूज करेंगे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इसको डबल मार्क टिक कर लेना, क्योंकि बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों को जब संयुक्त अधिवेशन के द्वारा बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। गलती से राष्ट्रपति मत कर देना, राष्ट्रपति सभा को बुलाते हैं और उसे संबोधित करते हैं, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद की संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त अधिवेशन जो है, इसको राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस चीज़ को याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसमें विधेयक किस तरह से पारित किया जाता है? तो देखो, दोनों सदनों के कुल उपस्थित अथवा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। तो उस समय संयुक्त अधिवेशन में जितने भी सदस्य, जितने भी कैंडिडेट मौजूद हैं, उनके सामान्य बहुमत द्वारा अर्थात 25% वोटिंग द्वारा उस विधेयक को पास कर दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, देखिए संविधान संशोधन से संबंधित चाहे वित्त विधेयक से संबंधित अगर कोई विधेयक होता है तो ऐसी स्थिति में उस प्रस्ताव को गिरा दिया जाता है। ओके, उस प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से याद रख लेना कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो हमेशा साधारण विधेयक के लिए होता है, ना तो ये संविधान संशोधन के लिए बुलाया जा सकता है और ना ही वित्त विधेयक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची के अंदर जो प्रथम विषय होता है वो होता है प्रश्नकाल। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। ओके, संसद की जो कार्यवाही चलती है उसमें प्रथम विषय जो होता है, प्रथम सूची होती है, जो टाइम टेबल होता है वो प्रश्नकाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऐसी कौन सी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली के अंदर भारत द्वारा ईजाद की गई है? सो इसका राइट आंसर होगा शून्यकाल। ओके, शून्यकाल जो है ये भारत की देन है संसदीय व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है। तो संसद का कोई भी सदस्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कितने दिनों तक यदि संसद के अंदर अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। सो इसका सही आंसर होगा 60 दिन। अगर कोई भी संसद का सदस्य 60 दिन तक बिना किसी सूचना के, बिना किसी अनुमति के संसद से अनुपस्थित रहता है और 60 दिन तक कोई भी सूचना नहीं देता है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें होना आवश्यक है। तो राइट आंसर होगा 2 बार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में क्या कथित है? तो यहाँ पर हमें कथन देखने होंगे। पहले, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। ये बिल्कुल सही है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति एवं दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम चूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा विधेयक है जिसको संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 सदस्यों की अनुमति, अर्थात 66% वोटिंग से पास कराया जाना। सो इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो है ये एक बहुत ही सेंसिटिव विधेयक होता है। इसे बड़ी ही सोच समझ के साथ लाया जाता है, इसी वजह से इसे विशेष बहुमत के साथ पास कराना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों अर्थात MP अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद के अंदर सदस्यों को कितना वेतन दिया जाएगा, इसका जो निर्णय है वो संसद के द्वारा अर्थात पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति अर्थात कोरम है। बेसिकली एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है कि संसद की कार्यवाही को शुरू करने के लिए संसद के अंदर कुल सदस्यों की कम से कम कितनी संख्या होना आवश्यक है। तो संसद के कुल सदस्यों का यदि 1/10 भाग वहाँ पर उपस्थित है संसद के अंदर, तो इसे कोरम या गणपूर्ति माना जाता है और उसके बाद संसद की कार्यवाही को शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार है इसको संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ओके, संघीय सरकार या संसदीय सरकार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीति व्यवस्था के अंदर जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के अंडर में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ। त्रिशंकु संसद का मतलब है कि जब किसी भी पार्टी को विशेष बहुमत नहीं मिला हो, अर्थात कोई भी पार्टी स्वयं स्वतंत्र रूप से सरकार नहीं बना पाई, तो ऐसी स्थिति जो है वो हुई थी स्टार्टिंग के अंदर 1989 में, 1989 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। अस्थायी संसद जो है वो भारत के अंदर 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही थी। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, 17 अप्रैल 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट अर्थात संसद का उद्घाटन कब हुआ था। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन जो है वो 1927 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1927 के अंदर। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान जो है, सत्रावसान का मतलब है कि सत्र को समाप्त करना और सत्राहूत का मतलब है कि सत्र को बुलाना। तो ये काम जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। देखिए दोस्तों, भारत के ऐसे सदस्य जो कि मंत्री नहीं है, ओके, संसद के ऐसे सदस्य जो कि मंत्री नहीं है उनको हम लोग गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं, और जो भी मंत्री परिषद के अंदर मंत्री होते हैं उनको हम लोग सरकारी सदस्य बोलते हैं। तो संसद के ऐसे व्यक्ति जो कि मंत्री के अलावा अन्य सांसद हैं उनको हम लोग गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक समझने लायक बात है कि संसद का कोई भी सदस्य अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो व्यक्ति संसद के अंदर बैठता है, वो अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों के लिए कितनी राशि खर्च कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 करोड़ रुपए। ओके, एक सांसद द्वारा अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए मैक्सिमम खर्च किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम अर्थात धन निकालने का जो निर्णय है उस पर नियंत्रण होता है भारतीय संसद का, पार्लियामेंट का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। सो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पार्लियामेंट अर्थात संसद से पूछे जाते हैं। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।